वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम रूल वाली सीरीज़ में एक और वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर हैं लेके। और ये वीडियो होने वाली है सीसीएस सीसीए और सीसीएस कंडक्ट रूल के एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए ताकि। और ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है विभिन्न नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, एम्स, केवीएस, एनवीएस, आईआईएम और जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो रूल वाला पार्ट होता है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, फ्रॉम द फॉलोइंग सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 इज़ एप्लीकेबल। मतलब निम्न में से किसके ऊपर जो है सीसीएस सीसीए रूल एप्लीकेबल हैं? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन द डिफेंस सर्विसेज, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। जनरली सीसीएस सीसीए रूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब तो स्टेट गवर्नमेंट वाले की तो बात हटा ही दीजिए। दूसरी जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इनके लिए होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स, ये भी हटा दीजिए। और ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स की बात आ गई तो इनके ऊपर जो है ये कोई रूल लागू नहीं होते, लेकिन हाँ अगर पोस्टल डिपार्टमेंट की बात आती तब हो जाता, लेकिन ये बात हो रही है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स। अब बी ऑप्शन है हमारा, सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन द डिफेंस सर्विसेज। तो जो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उन पे सेम जो सीसीएस वाले रूल हैं सभी एप्लीकेबल होते हैं। जो जैसे एलडीसी वगैरह की वैकेंसी आपने देखा होगा निकलती हैं, या फिर जो जितने भी एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल के थ्रू जाते हैं डिपार्टमेंट में डिफेंस वालों में, उन सभी पे ये रूल एप्लीकेबल होते हैं। अगला प्रश्न है, नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ऑफ यूनियन। अब हमने कल बात की थी कि जो ग्रुप ए की पोस्ट हैं उस पे तो कौन होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी? ये होती है प्रेसिडेंट के पास। अब बात करते हैं ग्रुप बी और सी। तो ग्रुप बी और सी में जो है ऑप्शन देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट होगा कि गवर्नर या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ग्रुप बी और सी को अपॉइंट करने के लिए जो पावर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास होती है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, कैन एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड बी मॉडिफाई और रिवोक, इफ सो वाई हुम। मतलब एक सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया है तो कि उसको कौन मॉडिफाई कर सकता है या फिर उसको कौन रिवोक कर सकता है, या फिर अगर कर सकता है तो कौन कर सकता है, नहीं कर सकता तो जो भी केस है आप बताइए। ऑप्शन है हमारे इंक्वायरी अथॉरिटी, ऑप्शन बी है एन अथॉरिटी कम्पिटेंट टू इश्यू सस्पेंशन ऑर्डर, ऑप्शन सी है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, ऑप्शन डी है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट बी मॉडिफाई या रिवोक। तो आपको पता ही है एक बार सस्पेंड होता है तो रिवोक तो होते ही होते हैं, तो डी ऑप्शन तो हमारा हटा ही दीजिए। अब इसका आंसर होने वाला है एन अथॉरिटी कम्पिटेंट टू इश्यू सस्पेंशन ऑर्डर। मतलब जिसने जो है सस्पेंशन ऑर्डर निकाला है वही उसको मॉडिफाई या रिवोक करने की पावर रखता है। ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। ये प्रश्न देख लीजिए, इफ़ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड इज़ नॉट रिव्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज कैन इट बी वैलिड। मतलब कोई सस्पेंशन ऑर्डर है और उसको 90 दिनों के अंदर जो है रिव्यू नहीं किया गया है तो क्या वो वैलिड होगा? तो ऑप्शन देख लीजिए, यस, नो, यस सब्जेक्ट टू कंडीशन, यस बट विद द अप्रूवल ऑफ द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। तो एक बार कोई सस्पेंशन ऑर्डर जो शुरू में फर्स्ट बार निकलता है उसको 90 दिन के भीतर भीतर रिव्यू करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नो, मतलब वो वैलिड नहीं रहेगा। और जब फर्स्ट बार जब रिव्यू हो जाता है तो उसके बाद उसको 180 डेज तक के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज विच कम्स अंडर द माइनर पेनल्टी। ऑप्शन ए हमारा डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, ऑप्शन बी है रिडक्शन बाई 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, ऑप्शन सी है टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस अंडर सीसीएस टेम्परेरी सर्विस रूल 1965, ऑप्शन डी है कंपलसरी रिटायरमेंट। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड अपनाइए कि कौन से ऑप्शन है जिसमें मतलब कार्मिक की सेवाएं समाप्त हो जा रही हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें भी कार्मिक की सेवा समाप्त हो जा रही है।
ऑप्शन बी देखिए कंपलसरी रिटायरमेंट, इसमें भी कार्मिक की सेवाएं समाप्त हो जा रही हैं। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, इसमें भी सेवाएं समाप्त हो जा रही हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बी बचा, क्योंकि इसमें भले ही रिडक्शन 1 स्टेज हो रहा है लेकिन कम से कम वो सर्विस में तो है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। दूसरी चीज़ में एक प्रश्न और बनता है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज टेम्परेरी सर्विस रूल कब इफेक्ट में आए, तो 1965। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोड द रूल्स अंडर विच प्रोविजंस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इज़ कवर्ड। तो सेक्सुअल हरासमेंट जो कार्यस्थल पर है वो किसके तहत जो है निषिद्ध किया गया है, कौन से रूल के तहत? CCS कंडक्ट रूल के कौन से रूल में है, ये बात बताई गई। तो हमारे ऑप्शन देख लीजिए, रूल 3B, रूल 4, रूल 3A, रूल 3C। तो रूल 3C में जो है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वीमेन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाउ आर द ऑर्डर्स या नोटिस सर्व टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब ये कैसे ऑर्डर की बात चली है, या तो जैसे कोई इंक्वायरी हुई और उसके बाद में उसको जो है कोई पनिशमेंट या पेनल्टीज़ लगाई गई हैं, या फिर कोई सस्पेंशन ऑर्डर वगैरह की बात हो रही है, तो उसका नोटिस या ऑर्डर कैसे सरकारी कर्मचारी को किस माध्यम से दिया जाना चाहिए? बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, बाय कोरियर, बाय ईमेल, या फिर सर्व इन पर्सन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो ऐसे ऑर्डर या नोटिस जो है या तो उसको व्यक्तिगत रूप से दिए जाने चाहिए या फिर जो है पंजीकृत डाक से भेजे जाने चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट गिवन टू एन एम्प्लॉय टू प्रीफर ए रिवीजन पिटिशन टू अपीलेट अथॉरिटी। मतलब किसी ने जो है अपील की और उसकी अपील भी खारिज हो गई, तो उसके बाद जो है कितने समय के अंदर वो रिवीजन पिटिशन दाखिल कर सकता है, मतलब पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है। ऑप्शन ए हमारा 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑप्शन बी है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑप्शन सी है 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑप्शन डी है हमारा 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो रिवीजन पिटिशन के लिए जो समय है वो 6 महीने का समय दिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हु कैन अलाउ फॉर पर्सनल हियरिंग इन मेजर पेनल्टी केसेस। ऑप्शन ए हेड ऑफ ऑफिस, ऑप्शन बी है अपीलेट अथॉरिटी, ऑप्शन सी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ऑप्शन डी है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो इसमें बोला है जो मेजर पेनल्टी के केसेस होते हैं उसमें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कौन अलाउ कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपीलेट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है हमारा, इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इम्पोजिंग एनी पेनल्टी अंडर रूल 11 एन अपीलेट अथॉरिटी शैल इवेल्युएट द सेम अंडर प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। मतलब किसी कार्मिक के ऊपर जो है कोई पेनल्टी लगाई है रूल 11 के तहत और अपील की गई है उस ऑर्डर, मतलब उसने अपील की है उस ऑर्डर के तहत जो पेनल्टी लगी है, तो अपीलेट अथॉरिटी जो है उस चीज़ को किस रूल के तहत जो है मूल्यांकन कर सकता है उसका। ऑप्शन ए है रूल 27 का 2, ऑप्शन बी है रूल 18, ऑप्शन सी है रूल 21, ऑप्शन डी है रूल 20। तो ये होगा रूल 27 का 2। अगला प्रश्न है, इज देयर एनी प्रोविजंस फॉर विदहोल्डिंग अपील्स बाय द अथॉरिटी टू होम द अपील इज प्रीफर्ड। तो वो क्या अपील को, मतलब किसी ने अपील की है तो क्या उसको जो है विदहोल्ड किया जा सकता है, या फिर एक रीज़नेबल पीरियड के लिए विदहोल्ड किया जा सकता है, या फिर कोई प्रोविज़न ही नहीं है अपील को विदहोल्ड करने का, या फिर ऊपर में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं। तो जब कोई अपील किसी ऑर्डर के ख़िलाफ़ किसी ने की है तो कोई प्रोविज़न नहीं है कि उस अपील को विदहोल्ड किया जाए, उस पर डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, विच रूल हैज़ प्रोविज़न ऑफ CCA रूल्स इज़ टू बी कंसिडर्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन के अगेंस्ट जो सस्पेंशन का ऑर्डर रहा उसके अगेंस्ट में जो है किसी ने अपील की है तो उसको कंसिडर करने का जो रूल है, प्रावधान है, वो CCA के कौन से रूल में है।
रूल 11, रूल 10 या रूल 25 या फिर रूल 23। तो राइट आंसर होगा रूल 10 में जो है ये प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू फॉरवर्ड द अपील टू अपीलेट अथॉरिटी बाय द अथॉरिटी विच मेड द ऑर्डर ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ अपील। मतलब किसी अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, फिर उसके खिलाफ कार्मिक ने जो है अपील की, तो वो अपील प्राप्त हुई उसी अथॉरिटी को जिसने जो ऑर्डर पास किया था। तो उस अथॉरिटी को क्या करना चाहिए? अपीलेट अथॉरिटी के पास जो है 10 दिन के अंदर भेज देना चाहिए, या 15 दिन के अंदर भेज देना चाहिए, या 30 दिन के अंदर भेज देना चाहिए, या फिर विदाउट एनी अवॉइडेबल डिले। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर होगा, बिना किसी देरी के जो है उनको अपीलेट अथॉरिटी को भेज देना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील्स। मतलब अपील दायर करने के लिए जो पीरियड है उसकी क्या लिमिट है? 60 दिन, 45 दिन, 90 दिन या 30 दिन। तो अपील करने के लिए किसी ऑर्डर के विरुद्ध 45 डेज़ की टाइम लिमिट रखी गई है। अगला प्रश्न है, हुज एडवाइस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बिफोर इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट काउंसिल, ऑप्शन बी है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है पुलिस कमिश्नर, ऑप्शन डी है डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब किसी कार्मिक के खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की कार्रवाई की जानी है तो किसकी सलाह ले लेनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट काउंसिल। गवर्नमेंट काउंसिल की सलाह के बाद ही जो है किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, व्हेन कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग ए स्पाउस लिविंग एंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज विद एनी पर्सन। मतलब किसी का कोई जिंदा पत्नी है किसी कार्मिक की, और तो क्या वो फिर भी किसी और पर्सन के साथ जो है मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा बोल रहा है कि यदि उसकी जिंदा पत्नी जो है वो कंसेंट दे दे, या फिर उसके बच्चे परमिशन दे दें इस चीज़ के लिए, या फिर जो है पत्नी के माता पिता जो है इस बात की परमिशन दे दें, या फिर जो उस पर्सन का जो पर्सनल लॉ है सरकारी कर्मचारी का वो इस चीज़ को अलाउ करता हो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदर पार्टिसिपेशन इन ऑक्शन एंड बिडिंग बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड व्हेन द ऑक्शन इज कंडक्टेड बाय हिज ओन ऑफिस और मिनिस्ट्री। मतलब किसी सामान का जो है ऑक्शन या बिडिंग होनी है और वो उस कर्मचारी के ऑफिस या फिर मिनिस्ट्री से संबंधित सामान है। मतलब सपोज दैट कोई भी मान ली व्हीकल वगैरह ही हैं जो कंडम व्हीकल हैं उनका ऑक्शन करना है और वो उसके खुद के ऑफिस या मिनिस्ट्री के हैं, तो क्या वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, वो मतलब कर ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम अलाउड या अवार्डेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू अपीयर बिफोर इंक्वायरिंग अथॉरिटी। मतलब अधिकतम समय कितना है किसी सरकारी कर्मचारी को इंक्वायरिंग अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत होने का? ऑप्शन ए है 7 दिन, ऑप्शन बी है 10 वर्किंग डेज, ऑप्शन सी है 15 वर्किंग डेज, या फिर ऑप्शन डी है 30 वर्किंग डेज। इसका राइट आंसर जो होगा 10 वर्किंग डेज। 10 वर्किंग डेज के अंदर जो है सरकारी कर्मचारी को इंक्वायरिंग अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा। एक और अच्छा प्रश्न, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ इंक्रीमेंट इज 1 जनवरी 2022 was awarded with penalty of withholding of one increment by issue of punishment order dated 5th May 2021. Indicate the date from which the penalty takes effect from. मतलब किसी सरकारी कर्मचारी को जो है एक इंक्रीमेंट रोकने की पेनल्टी दी गई और जो ऑर्डर पास हुआ वो 5 मई 2021 को पास किया गया इस तरीके का ऑर्डर, लेकिन उसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है 1 जनवरी 2022। तो जो पेनल्टी है वो कब से लागू होगी? ऑप्शन है हमारे 5 मई 2021 मतलब ऑर्डर की डेट से, या फिर 1 जनवरी 2022 जो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है, या फिर 1 जनवरी 2021 जो कि उसकी पिछली इंक्रीमेंट डेट थी, या फिर 5 मई 2022 जो कि इसके जस्ट 1 साल बाद वाली डेट है। तो जब भी कोई इंक्रीमेंट रोकने की बात होगी तो जो उसका आने वाला इंक्रीमेंट डेट है वहीं से वो ऑर्डर लागू होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2022।
अगला प्रश्न है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अपील, मतलब किसी ऑर्डर के खिलाफ किसी ने अपील की है तो उसमें क्या होना चाहिए। आप ऐसे ही जनरली कोई भी, मतलब आप दोषी हैं फिर भी आप सोच रहे हैं कि भाई मैं अपील करूं, तो कुछ तो आपके पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए, आर्गूमेंट्स होना चाहिए कि आपकी अपील टिक पाए। पता चला वो देखते ही खारिज हो गई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, मटेरियल, स्टेटमेंट्स एंड आर्गूमेंट्स उस अपील में होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे 20 MCQ CCS CCA और CCS कंडक्ट रूल के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जहाँ तक मुझे लगता है अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही फ्रेंड्स कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कैसे, मतलब मेरा कोई टेलीग्राम चैनल या कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा चैनल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। तो जय हिंद। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं।